जी हां, हरियाणा के शहरों में लगी इस आग का असली जिम्मेदार कौन है? आज इस बड़े सवाल पर हम करने जा रहे हैं बात और हिंसा प्रभावित इलाकों का ताजा हाल, ताजा अपडेट भी हम आपको देंगे। बड़ा सवाल यह कि नूंह में आग, ट्रेन में गोली, लेकिन सियासी बोली अलग अलग क्यों है? यह भी एक अहम सवाल है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि भी मौजूद हैं। एक ही दिन दो घटनाएं होती हैं। महाराष्ट्र में ट्रेन में फायरिंग कर 4 लोगों की जान ले ली गई, तो हरियाणा में एक धार्मिक यात्रा पर पथराव के बाद भयावह उपद्रव और हिंसा हुई। बिल्कुल समीर, आप ठीक कह रहे हैं। जैसा कि होता है, दोनों ही घटनाओं पर राजनेताओं के बयान आते हैं। सियासत अब इस पर तेज हो गई, दोनों ही घटनाओं पर। आज हम इन दोनों ही हिंसक और अक्षम्य घटनाओं पर जो कुछ कहा जा रहा है उस पर चर्चा करने वाले। जी हां, और कई जरूरी सवाल भी उठाने की कोशिश होगी। नूंह में आग, ट्रेन में गोली, लेकिन अलग अलग बोली क्यों? रेल फायरिंग का सबसे पहले अगर जिक्र किया जाए तो विपक्षी नेताओं के बोल की एक झलक आप देखिए। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं नफरती स्पीच का यह नतीजा है जो कुछ हुआ है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने कहा कि विभाजनकारी वातावरण जो देश में है उसका यह परिणाम है, उसका नतीजा है। महबूबा मुफ्ती ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि बीजेपी की प्रयोगशाला से पैदा हुई कट्टरता का यह नतीजा है। लेकिन दरअसल ये वारदात, ये घटना जिसने सबको हिलाकर रख दिया, आखिर है क्या? एक सिरफिरे की करतूत से पूरे देश को आंकने की भूल तो नहीं की जा रही है। एक अपराध पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति आखिर क्यों की जा रही है? और एक और सवाल यह भी है कि बांटने वाली राजनीति के नाम पर बांटने का प्रयास आखिर क्यों हो रहा है? ये सवाल हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं कि घटनाएं दोनों अलग अलग हैं, लेकिन सियासी बोली भी अलग अलग बोली जा रही है। यानी नजरिया जो है वो अलग अलग रखा जा रहा है। आपको हम बयान भी दिखा रहे हैं। एक अपराध पर हिंदू मुस्लिम की क्या राजनीति हो रही है? बांटने वाली राजनीति के नाम पर क्या बांटने का प्रयास किया जा रहा है? ये बहुत लाजमी सवाल हैं जो इस वक्त हम रखने वाले हैं और इसी पर ही हम चर्चा करेंगे। विपक्षी नेताओं के जो बोल हैं वो नूंह हिंसा को लेकर वो क्या है, अब हम आपको ये बताते हैं। रणदीप सुरजेवाला जो कि हरियाणा से ही आते हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस पूरी घटना के पीछे, इस पूरी हिंसा के पीछे बीजेपी जिम्मेदार है। वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये डबल इंजन सरकार की नाकामी है। इसके अलावा अभय चौटाला कह रहे हैं कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बिल्कुल, और आखिर ये है क्या, ये भी तो जानने की कोशिश जरूरी है। यहां हिंसा करने वालों पर सवाल से परहेज किया जा रहा है। हम नूंह हिंसा की बात कर रहे हैं। सांप्रदायिक हिंसा से आंखें फेरने की कोशिश की जा रही है। सांप्रदायिक हिंसा पर राजनीति की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बयान सामने आया, पूर्व मुख्यमंत्री जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनका बयान आया, सीधे सीधे हरियाणा की खट्टर सरकार को उन्होंने जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। बिल्कुल समीर, और बीते 24 घंटे में 2 घटनाएं सामने आती हैं। नूंह में हिंसा हो जाती है, हरियाणा में आग लग जाती है, वहीं ट्रेन में गोली चलती है। अलग अलग फिर बोली क्यों बोली जा रही है सियासतदानों की तरफ से? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? इसके लिए आपको सबसे पहले नूंह से, जी हाँ, हरियाणा के नूंह से हमारे संवाददाता विवेक शर्मा की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए जरा कैसे हजारों की भीड़ ने घंटों उत्पात मचाया, उपद्रवियों ने, और तबाही के निशान यहां पर छोड़ दिए। TV9 के कैमरे में ये तबाही के निशान कैद हो गए। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, फिर चर्चा करेंगे। इस वक्त हम मौजूद है प्राचीन शिव मंदिर से करीब 500 मीटर की दूरी पर, जहां पर जली हुई गाड़ियां इस बात की गवाही दे रही है कि हिंसा किस कदर भयानक थी। इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि मंदिर से महज 500 मीटर की दूरी पर आपको जली हुई गाड़ियां नजर आएंगी। देख सकते हैं कि एक जो टेम्पू है वो जला हुआ है। साथ ही आगे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कार जो है वो पूरी तरह से आग के हवाले कर दी गई। अभी भी धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है और इसी तरह की तस्वीरें मंदिर से महज 500 मीटर की दूरी पर देखने को मिल रही है। जहां तक नजर जाती है वहां पर सिर्फ जली हुई गाड़ियां नजर आ रही हैं। इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं कि आगे की तरफ आपको नजर आएंगी कि जली हुई गाड़ियां हैं। यहाँ पर एक टेम्पू है, उसको भी आग के हवाले कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जब शोभा यात्रा निकल रही थी तो यहाँ पे जो लोग पहुँचे थे शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए, उन्होंने अपने वाहनों को यहाँ पार्क किया हुआ था और जब आगजनी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था तो उपद्रवियों ने यहाँ पर खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाया और उन्हें आग के हवाले कर दिया। इस टेम्पो की अगर हम बात करें तो इस पर डीजे लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जली हुई कार नज़र आएगी। देख सकते हैं कि टेम्पो पर डीजे की जो स्पीकर्स हैं वो लगे हुए हैं और
कार को पूरी तरह से आग के हवाले किया हुआ है। आगे की तस्वीरें देखेंगे तो आपको ये जो गाड़ी है वो भी पूरी तरह से नज़र आएगी। तो यानी कि यहाँ पे अगर देखें तो तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करीब 20 से 25 गाड़ियाँ जो हैं वो पूरी तरह से आपको आग के हवाले की हुई नज़र आएंगी। अगर ज़मीन की बात की जाए तो देखेंगे तो ज़मीन पर सिर्फ राख ही राख नज़र आ रही है। तो साफ़ है कि अगर बात की जाए तो इसके हालात जो है वो नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर जो है पुलिस की गाड़ियाँ भी पहुँच रही हैं, जो कि अब इन गाड़ियों को जो जली हुई हैं उन्हें हटाने में लगी हुई है, पूरी मशक्क़त की जा रही है। ये देख सकते हैं कि एक बाइक जो है वो इस कार के ठीक नीचे आपको नज़र आ रही होगी, पूरी तरह से जली हुई है। आगे की तस्वीरें भी देखें तो यहाँ के हालात भी अलग ही नज़र आ रहे हैं। उपद्रवी मानव की पूरी तरह से सोच के आए थे कि आखिरकार उन्हें किस तरह से गाड़ियों को आग के हवाले करना है और कैसे कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम देना है। फायरिंग की गई, आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया, लाठी डंडे का इस्तेमाल किया गया। काफ़ी पुलिस वाले घायल हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन तस्वीरें बेहद परेशान कर देने वाली है। देख सकते हैं जेसीबी मशीन के द्वारा यहाँ पर जो जली हुई गाड़ियाँ हैं उन्हें पुलिस हटवा रही है और इसी तरह की तस्वीरें हर जगह देखने को मिल रही है, क्योंकि अब यहाँ से जो गाड़ियाँ जली हुई हैं उन्हें हटाने की कोशिश में प्रशासन लगा हुआ है, जिसके चलते ये आम ट्रैफिक के लिए रास्ता खाली करवाया जा सके। और यहाँ पर जैसे मशीन आप देखेंगे तो यहाँ से गाड़ियाँ हटवाई जा रही हैं और इधर देखेंगे कि खेतों के अंदर भी कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो पलटकर गिरी गई हैं, जिसके पूरी तरह से शीशे जो हैं वो चकनाचूर नज़र आ रहे हैं। और तो यही हालात जो हैं वो नूह इलाके में देखने को मिल रहे हैं। जगह जगह पर जली हुई गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिरकार हिंसा कितनी भयानक हुई होगी। तो साफ़ है कि फ़िलहाल प्रशासन यहाँ पे पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पैरामिलिट्री फोर्स, RAF जवान और हरियाणा पुलिस के जवान जगह जगह पर तैनात हैं। इलाके में पूरी तरह से शांति बनाने की कोशिश की जा रही है और अब देखा जाएगा कि आखिरकार इन वारदातों में शामिल कौन लोग थे और उनकी पहचान कर जल्द ही उनसे गिरफ्तारी भी की जाएगी। कैमरामैन खुर्शीद के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, नूह। तो देखिए, नूह से हमारे संवाददाता विवेक शर्मा और हमारे कई संवाददाता अलग अलग जो रिपोर्ट्स भेज रहे हैं वो साफ तौर पर इस बात की तस्दीक करती हैं कि किस बड़े पैमाने पर इस पूरे इलाके में हिंसा हुई है। एक तरफ नूह की हिंसा और दूसरी तरफ मुंबई में जयपुर एक्सप्रेस में गोलीकांड। आइए अब दोनों घटनाओं में जो डिफरेंस है, फर्क है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। नूह वर्सेस ट्रेन फायरिंग, ये देखिए 5 फर्क समझिए। नूह हिंसा में एक पूरे समूह की करतूत थी और ट्रेन में जो फायरिंग हुई उसमें एक अकेले सिरफिरे की करतूत सामने आई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं समीर आप, और नूह हिंसा अलग है, ट्रेन में फायरिंग अलग है। जो बात सामने आई है, दोनों ही घटनाएं बहुत बुरी हैं, बहुत बर्बर है, अक्षम्य है और जिस पर राजनीति के बजाय संतुलित नजरिया की जरूरत है, ये सोचा जाना चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि नूह हिंसा में सोची समझी रणनीति के तहत हमला किया गया। भीड़ की शक्ल में उपद्रवी आते हैं और आगजनी करते हैं। फिर जो ट्रेन में फायरिंग हुई थी, जयपुर मुंबई ट्रेन में, पैसेंजर ट्रेन में, हमलावर मानसिक रूप से इसमें अस्थिर बताया जा रहा है। बिल्कुल, और अगला जो पॉइंटर है, हम 5 डिफरेंस आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं इन दोनों घटनाओं के बीच। नूह हिंसा में हमने ये देखा है कि ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। क्यों हो रही हैं इसे भी समझने की कोशिश बहुत जरूरी है। जबकि ट्रेन में जो फायरिंग हुई, ऐसी घटनाओं के उदाहरण नगण्य हैं। शायद ही इससे पहले इस तरह की कोई घटना हमारे देश में हुई हो। और अगली बड़ी बात, अक्सर ऐसी घटनाओं के पीछे साजिश होती है, जो हिंसा सामने आती है, पथराव सामने आता है, आगजनी आती है। लेकिन जो ट्रेन में फायरिंग हुई, घटना के पीछे साजिश के सबूत नहीं है। इस बारे में ध्यान रहना चाहिए, ये जरूरी है यहाँ पर नजरिया। बिल्कुल, और नूह हिंसा की अगर बात करें तो माहौल बिगाड़ना उद्देश्य प्राइमा फेसी साफ तौर पर नजर आता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि शांति बरकरार रहे। ट्रेन में जो फायरिंग हुई है वो एक उद्देश्यहीन और बर्बर करतूत मानी जा सकती है। और इन दोनों ही घटनाओं का जब हम जिक्र करते हैं तो यह कहना बहुत जरूरी है कि दोनों ही घटनाएं अक्षम्य और बर्बर हैं, जिस पर राजनीति के बजाय संतुलित नजरिए की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं इस बहस में। डॉक्टर प्रवेश कुमार चौधरी साहब जुड़ गए हैं, आप प्रवक्ता हैं VHP से, और हमारे साथ दानिश कुरैशी साहब जुड़ गए हैं, आप नेता हैं AIMIM के। दानिश कुरैशी जी, मैं शुरुआत इस बहस की आपसे कर रही हूं। आपके नेता कहते हैं कि ये नफरती सोच का नतीजा है
कल जब आपके नेता अड़ी में जुड़े हमारे खास शो में, उसमें उन्होंने कहा असदुद्दीन ओवैसी में कि इस पूरे मामले पर नूह की घटना पर उन्होंने रेस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन जो ट्रेन की घटना हुई जहां पर फायरिंग हो रही है, उन्होंने रेस्पॉन्स करते हुए कहा कि ये नफरती सोच का नतीजा है। ये अलग अलग क्यों नजरिया रखा जा रहा है? घटना, अपराध तो अपराध होता है, सिलेक्टिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए उसमें। बिल्कुल, अपराध तो अपराध होता है और सिलेक्टिव सोच नहीं होनी चाहिए। सवाल यह है नासिर और जुनैद के साथ क्या हुआ सारी दुनिया जानती है। आज तक वो उनको उसका आरोपी उनको नजर में नहीं आता है। इतनी बड़ी यात्रा निकलती है, सब कुछ होता है, ये तो सेकेंडरी है। लेकिन उससे भी पहले कल सुबह में अर्ली मॉर्निंग जो घटना घटी वो भी बहुत सांकेतिक है। देखिए, सुबह में योगी जी ने एक स्टेटमेंट दिया ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के, और उसमें देखिए उनकी क्या भाषा थी कि भाई ये जो है इस तरीका के परिणाम होंगे तो वो ठीक नहीं है। और उसके बाद ये घटना घटती है, उसके बाद फायरिंग की घटना घटती है। मतलब कहीं ना कहीं आप देखिए पूरी भारतीय जनता पार्टी जहां खड़ी है, आप मुझे बताइए अब आप उसको उस पर कितनी लीपापोती करेगी भारतीय जनता पार्टी कि ट्रेन में जो घटना घट गई, नूह में जो घटना घट गई, नूह में जो घटना घट गई, जो आरोपी खुले तौर पर कह रहा है कि भाई हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, तो क्या पुलिस उनको दामाद बना के बिठा रखी थी? क्या कर रही थी वहां पे? मुझे ये बताइए, इतने वक्त से एक आरोपी फरार है, क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही? दो राज्यों की पुलिस के बीच में जिस तरह से मामला बटा है, 2 लोगों की हत्या हो गई और आज तक उसके निराकरण नहीं आ रहा। तो दिक्कत यह है कि इस तरीके की घटनाएं इसलिए घट रही हैं क्योंकि कट्टरपंथी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सरकार से शय पाए हुए हैं। ठीक है, लेकिन दोनों घटनाओं को लेकर डबल स्टैंडर्ड भी नहीं होना चाहिए। जो हिंसा करने वाले लोग हैं, जो दंगाई हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसकी सबको डिमांड करनी चाहिए। हम यही उम्मीद करते हैं सभ्य समाज में। डॉक्टर प्रवेश कुमार चौधरी प्रवक्ता हैं वीएचपी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, सवाल बार बार उठ रहा है, मोनू मानेसर जो कि अपने आप को बजरंग दल का नेता बताता है, वो वीडियो जारी करता है कि मैं वीएचपी की इस शोभा यात्रा में शामिल होऊंगा। उसके बाद इलाके में तनाव बढ़ता है, जिस बात का जिक्र दानिश भी इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अगर दोनों पक्ष समझदारी से काम लेते तो इस तरह के तनावपूर्ण हालात नहीं होते नूह में? देखिए, हिंदू समाज कभी भी हिंसक नहीं हुआ, ये इतिहास बताता है भारत का। कभी उसने हिंसा नहीं करी, आत्मरक्षा में प्रतिकार जरूर किया है, प्रारंभ कभी उसने नहीं किया। और ये यात्रा जो है वो आज की यात्रा नहीं है, वो वर्षों से निरंतर चली आ रही है। उस यात्रा पर सुनियोजित तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों ने हमला किया, ये सबको दिख रहा है। कितने लोग, कितने कांस्टेबल, जो 2 कांस्टेबल उनकी हत्या हो गई, उसके अलावा कितनी गाड़ियां फूकी गई, कितने लोगों पर हमले किए गए। और मैं मानता हूं कि मोनू मानेसर एक तो वहां था नहीं, जो हमें सूचना है। अगर वो था भी तो क्या मुस्लिम समाज आम नागरिकों पर हमला करेगा? क्या उन पर पत्थर मारेगा? क्या ये सरासर जिहादी मानसिकता से पैदा हुए लोग हैं, और ये जिहादी मानसिकता जो है वो देश को गर्त में ले जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस देश का बहुसंख्यक आबादी हिंदू समाज की आबादी है। ठीक है, अगर हिंदू चौधरी साहब, बहुसंख्यक कौन, अल्पसंख्यक कौन, ये बंटवारे वाली सोच भी तो इस तरह की हिंसा के लिए जिम्मेदार मानी जाती है ना। इसी से तो बचना है। अब तो जांच में ये सामने आएगा, हरियाणा पुलिस के जिम्मे जांच है, वो जांच करके बताएगी कि गलती किसकी रही, कौन दंगा करना चाहता था, कौन इस इलाके में शांति भंग करना चाहता था। ठीक है प्रवेश जी, आपसे इस सवाल का जवाब लेंगे। एक और बड़ी बात बता दें कि नूह में जो आग लगी और जो ट्रेन में गोलीबारी हुई, जो फायरिंग की घटना सामने आई, ये दोनों घटनाएं अलग अलग हैं, लेकिन अलग अलग जो नेताओं की तरफ से बोली जा रही है। इसकी वजह क्या है? एक और उदाहरण आपको हम दिखाने जा रहे हैं, आप सुनिएगा। हमारे सहयोगी गौरव अग्रवाल ने ओवैसी से रेलवे की फायरिंग और नूह की घटना पर, दोनों पर सवाल पूछा। देखिए ओवैसी साहब जवाब क्या दे रहे हैं, सुनिए जरा। ओवैसी साहब, आप पे एक आरोप लगता है कि आपको ट्रेन की घटना दिखी, आपको वहां पर जुनैद और शाहिद वाली घटना दिखी, लेकिन आपको नूह वाली घटना नहीं दिखी। नूह में आप पे सेलेक्टिव होने का आरोप लगता है कि आप उस पे नहीं बोल रहे हैं, यहां बोल रहे हैं। यह घटना है, बिल्कुल है, यह गलत है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन नूह में जो हुआ उस पर नहीं बोल रहे आप। अरे नूह में जो कुछ हुआ, जो भी हुआ, वो तो आप क्या उसको जो हत्या से जोड़ना चाहते हैं? उसको एक रेलवे पुलिस का कांस्टेबल है, समझिए मेरी बात को, जो वर्दी पहना हुआ। आप जोड़ रहे हैं, मैं नहीं जोड़ रहा, मैं नहीं जोड़ रहा। आप सुनिए, मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दीजिए। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है, मैटर सब जुडिस है,
पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है कि 15 अगस्त 47 के बाद किसी का नेचर चेंज नहीं हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने संविधान पर रोक लिया है और वो ये कह रहा है। एक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का वर्दी में ऑफिसर है, हत्या करता है अपने सीनियर ऑफिसर की और मुसलमान की। बताइए इसको कैसे जोड़ेंगे आप? हम तो जोड़ नहीं रहे सर, में आप जोड़ रहे हैं। मैं तो सवाल आपके जो आरोप लग रहा है उसका पूछ रहा हूं। जाती है, मैं तो नहीं जोड़ रहा। बोलने पर केस बुक किया जाता है। अरे भाई सब नजर आ रहा है ना। वो बिहार की उस बच्ची के वीडियो के बारे में क्या बोलेंगे? इनको रेडिकलाइज कौन किया? इनको एक्सट्रीमिज्म पर कौन लेकर आया? नहीं, जो गलत है वो गलत है, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, लेकिन आप एक तरफ देखते हैं दूसरी तरफ नहीं देखते। ये आरोप लगा था आपके ऊपर, मैंने वही पूछा। तो देखिए, असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना। सियासत की बोली अलग अलग है, लेकिन नूह में ग्राउंड से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डरा देने वाली हैं। उपद्रवियों ने नूह के साइबर थाने को भी निशाना बनाया। थाने के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की गई तो बाहर खड़े वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। विवेक शर्मा हमारे संवाददाता जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनकी एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम नूह में मौजूद हैं और मेरे ठीक सामने आपको पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम नूह नजर आएगा। यहाँ पर काफ़ी तादाद में उपद्रवी पहुँचे थे और उन्होंने यहाँ पर आगजनी की वारदात को अंजाम दिया। मेरे ठीक सामने आपको सरकारी गाड़ी नज़र आएगी जो कि पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। इसके साथ में अन्य गाड़ियाँ जो खड़ी हुई थी उनको भी पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया था। उपद्रवी यहीं भी शांत नहीं हुए, वो थाने के अंदर तक पहुंच गए और थाने के अंदर बताया जा रहा है तकरीबन 8 से 10 लोगों का स्टाफ मौजूद था। उनको मजबूरन फायरिंग करना पड़ा, जिसके चलते उन्होंने अपनी जान बचाई। लेकिन उपद्रवी जो है बिल्कुल शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने बाकायदा एक बस को अपने कब्जे में ले लिया था और उसके बाद उन्होंने इस थाने की दीवार को तोड़ने की पूरी कोशिश की थी। तो लगातार उपद्रवी जो है वो थाने के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और दीवार फान कर अंदर आ रहे थे। ये मेरे ठीक सामने आपको जो बस नज़र आएगी, इस बस के शीशे पूरी तरह से चकनाचूर है। सारे शीशे जो हैं वो तोड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि उपद्रवियों ने इस बस को अपने कब्जे में ले लिया था और उसके बाद वो बस को थाने के अंदर दाखिल करना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने दीवार से टक्कर मारी। और ये देख सकते हैं कि बस यहाँ पर जो है वो खड़ी हुई है। यहाँ से उपद्रवी थाने के अंदर दाखिल हो गई है बताया जा रहा है और उसके बाद लगातार यहाँ पर पत्थरबाजी की गई और आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया। ये जो सामने आप दीवार देख रहे हैं, ये हाईवे से सटी हुई दीवार है। इस पर भी उपद्रवी चढ़ गए थे और वहाँ से लगातार पत्थरबाजी की जा रही थी। ये जो पुलिस स्टेशन है उसके अंदर लगातार पत्थरबाजी की जा रही थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो टीम की शेड है ये टूटी हुई आपको जगह जगह से नज़र आएगी। यहाँ पर जो है पत्थरों से ये पूरी जो शेड है वो यहाँ पर आपको टूटी हुई नज़र आएगी। उसके अलावा बताया जा रहा है कि उपद्रवी यहाँ भी नहीं रुके, उसके बाद वो थाने के अंदर भी दाखिल हो गए थे और यहाँ भी उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की और यहाँ पर जो है उसके बाद वो रुक नहीं रहे थे और लगातार थाने के अन्य जगहों पर जा रहे थे। तो उपद्रवी काफ़ी तादाद में यहाँ पे पहुँचे थे। जो पुलिस वाले थे वो किसी तरह से यहाँ से साइड में यानी कि कोने में जाकर छुप गए। पहले उन्होंने फायरिंग की लेकिन काफ़ी तादाद होने की वजह से वो लोग कोने में जाकर छुप गए क्योंकि उपद्रवियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। और इस थाने के चारों तरफ सिर्फ उपद्रवी जो है वो नज़र आ रहे थे जो कि लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे और आगजनी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। यहाँ पर उन्होंने बाकायदा एक बाइक को भी आग के हवाले कर दिया था। तो यहाँ के जो जवान हैं उनका ये कहना है कि उपद्रवी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लगातार वो पथराव कर रहे थे और पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पर आए थे। यानी कि उन्हें पहले से पता था कि यहाँ पे साइबर थाना है, जिसके चलते वो लोग यहाँ पे पहुँचे थे। और यहाँ तो हमारे संवाददाता विवेक शर्मा की आप रिपोर्ट देख रहे थे जो कि इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और इस वक्त हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अनिल विज जी, स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर आपका। अभी हम साइबर थाने से ही अपने संवाददाता की रिपोर्ट देख रहे थे। थाने के अंदर भीड़ घुसती है, थाने को जला दिया जाता है, जो गाड़ियां वहां पर खड़ी हैं उनको जला दिया जाता है, थाने के अंदर घुसकर जमकर हिंसा की जाती है। क्या वजह रही कि हरियाणा की पुलिस और प्रशासन स्थिति को संभाल नहीं पाया, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं रख पाया? देखिए, ये जो यात्रा निकली है ये हर साल निकलती है, शांतिपूर्ण तरीके से निकलती है और जितनी फोर्स इसके साथ होनी चाहिए, जितनी पिछले सालों में होती थी उतनी फोर्स आज भी थी। लेकिन ये एकदम जो इतनी बड़ा बवाल हुआ है, इतनी बड़ी हिंसा हुई है, ये अचानक घटित हुआ मामला नहीं है।
इसको किसी न किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी न किसी ने मास्टरमाइंड किया है। लेकिन मैं एकदम किसी नतीजों पर नहीं पहुंचना चाहता हूं, क्योंकि हम जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद तथ्यों सहित हम ये पता करेंगे कि भी कौन इसके पीछे है, कौन प्रदेश की और देश की शांति को भंग करना चाहता है। इतनी और बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग तो इकट्ठा नहीं हो जाते। क्या पहले से ऐसी आशंका थी प्रशासन को कि शोभा यात्रा के दौरान माहौल खराब हो सकता है? नहीं देखिए, आपको लग रहा है ये साजिश है? एकदम जैसे ही हमें पता लगा उसी वक्त बिल्कुल जब मास्टरमाइंड किया है किसी ने। इतने पॉइंट्स पर, इतने नाकों पर इतने पत्थर इकट्ठे नहीं हो सकते, इतनी गोलियां इकट्ठी नहीं हो सकती हैं, इतनी जगह से गोली नहीं चल सकती है। ये कहीं ना कहीं कौन लोग हैं? हम अब इसकी, क्योंकि सबसे पहले जो प्राइमरी हमारा काम है वो है वहाँ पर शांति स्थापित करना। ये जो आप मुझे बता रहे हो ये मैंने भी देखा है सब कुछ, लेकिन दूसरा हमारा काम है स्थिति को नियंत्रण में लेना। स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए नूह के साथ लगते जिलों की जो पुलिस थी, कल मैंने वो मूव करी। फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव, झज्जर और रुड़की से सारी फोर्सेस और अधिकारियों को हमने भेजा। सबसे पहले हमारे पास टास्क था कि जो 2-3 हज़ार लोगों को मंदिर में बंदी बना लिया गया था उनको छुड़ाया जाए। मंदिर के अंदर से ही किसी ने मुझे गूगल लोकेशन भेजी, वो मैंने प्रशासन को दी। और हमारी एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह ने बड़ी दिलेरी के साथ पुलिस को लीड किया और वहाँ से जाके बाहर काफ़ी रेजिस्टेंस था, आगे लगी हुई थी, गोली चल रही थी, लेकिन उसने स्थिति को नियंत्रित किया और लोगों को वहाँ से छुड़ाया। सबसे पहले जो हमारा काम है वो वहाँ पर कर रहा। आज हमने जो नूह है वहाँ की इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं ताकि किसी प्रकार की अफवाहें ना चले। लेकिन अनिल विज साहब, इतनी बड़ी घटना हो गई, इतनी जबरदस्त हिंसा हो गई, इतनी जबरदस्त हिंसा हो गई, क्या नूह में ऐसा कुछ हो सकता है? हालात को बिल्कुल भी प्रशासन भांप नहीं पाया, लोकल इंटेलिजेंस भांप नहीं पाई, बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस तरह का कुछ हो सकता है, इस पैमाने पर हिंसा हो सकती है। अब जो हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको नियंत्रण करना, शांति स्थापित करना हमारा पहला काम है। बिल्कुल वो हमने किया, जितनी फोर्स चाहिए थे हमने भेजी। अब हमारे सीनियर मोस्ट अधिकारी, हमारे डीजीपी पीके अग्रवाल खुद मौके पर मौजूद है, हमारी एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर खुद मौके पर मौजूद है ममता सिंह, और सारे नूह को हमने सेक्टर्स में बांटा है। हर सेक्टर में एक आईपीएस की ड्यूटी लगाई है और लगभग 800 कर्मचारियों को केवल इन्वेस्टिगेशन का काम दिया है कि कहां पर क्या क्या तोड़ हुई, कैसे कैसे हुई, कौन कौन लोग इसके पीछे जिम्मेवार हैं, तो वो हम सारा फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, आप कह रहे हैं सख्त कार्रवाई होगी, जो लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन अनिल जी, एक मैं अपडेट और आपसे जानना चाह रही हूँ। नूह और सोना, जहाँ पर सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली, हमारे जो सहयोगी हैं वो इस वक्त मौका घटना पर हैं, वो एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह गाड़ियों को फूंक दिया गया, दसियों गाड़ियों को एक साथ फूंक दिया गया, इतनी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। अभी अगर आपने अपडेट लिया हो, जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हालात हैं वो क्या है? जी नहीं, देखिए पूरी तरह से नियंत्रण में है स्थिति। मैंने आपको बताया शांति है वहाँ पर, और हमारे प्रशासन ने पूरी तरह से उसको नियंत्रण में किया हुआ है। 10-12 कंपनियाँ आरएफ की वहाँ पर पहुँच चुकी हैं, बाकियों की भी जल्दी हमें उम्मीद है, और हम पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने कराया, ये कौन इसके पीछे मास्टरमाइंड था, किसने इतनी बड़ी हिंसा की इंजीनियरिंग की, कौन प्रदेश की शांति को और देश की शांति को भंग करना चाहता है। हम सारा तथ्यों से, अभी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहते हैं, लेकिन जो कुछ हुआ है उससे देखकर ऐसा नहीं लगता है कि ये अचानक घटने वाली घटना है। लेकिन सवाल यहां पर अनिल विज साहब ये भी है कि आप कह रहे हैं कि अचानक हिंसा हुई, तो आप राज्य के गृह मंत्री हैं, क्या आपकी पुलिस फोर्स के जरिए, इंटेलिजेंस के जरिए, प्रशासन के जरिए आपको इस बात का अंदाजा नहीं लगा कि इस पैमाने पर हिंसा हो सकती है? नहीं, देखिए वो भी हम फाइंड आउट करेंगे,
परंतु मेरे पास ऐसी, मेरे होम डिपार्टमेंट के पास ऐसी कोई इनपुट नहीं थी। क्यों नहीं थी? जांच में वो भी एक विषय है, उसको भी हम फाइंड आउट करेंगे। जांच करेंगे, दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ये भी इस वक्त देश जानना चाहता है, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश आपको नजर आती है। तहत बिल्कुल मैं जाना चाहता हूं इस बात के लिए, कानून के तहत जो सख्त से सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मैं जानना चाहता हूं इसका। अनिल जी, आप थोड़ी देर पहले अभी कह रहे थे कि ये इस बात की आशंका प्रशासन को थी कि इस तरह का कुछ हो सकता है, और अचानक से इस तरह से पत्थर इकट्ठा हो जाते हैं, सैकड़ों की तादाद में भीड़ हावी होना शुरू हो जाती है, पत्थरबाजी करती है, आगजनी करती है, प्रशासन को भनक नहीं लगती। आप खुद कह रहे थे कि एक मंदिर में लोगों को होस्टेज तक बनाया गया, उन्हें भी छुड़वाया गया प्रशासन के जरिए। जी, मैं आपसे कह रहा हूं बार बार कि ये अचानक घटी हुई घटना नहीं है। ये किसी न किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने इसको मास्टरमाइंड किया है। कोई ना कोई हैं जो प्रदेश की और देश की शांति को भंग करना चाहते हैं, और मैंने सारी पुलिस लगा दी है वहाँ पर। मैंने आपको बताया, मेरे डीजीपी पीके अग्रवाल खुद मौके पर खड़े हैं, खुद वो वहाँ पर मौजूद हैं, सारी स्थिति को देख रहे हैं। लेकिन अनिल विज साहब, फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि उपद्रवी जो है वो आपसे आगे निकले, आपको भनक तक लगने नहीं दी, प्रशासन को भनक तक लगने नहीं दी कि उनके इरादे क्या हैं। नहीं, ये सारी चीज़ें भी हम जांच कर रहे हैं कि क्यों हुआ और क्यों ये पता नहीं लगा, इसको भी देख रहे हैं। और वो कोई अगर हमारे कर्मचारी का दोष होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। तो फिर पकड़ा क्यों नहीं गया? सवाल मूल तो यही उठता है कि अगर इस तरह की आपको आशंका थी कि कोई कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है, कोई इंजीनियर है इसके पीछे, तो क्यों नहीं पकड़ा गया? नहीं, देखिए, अब जांच करके करेंगे ना जी। एकदम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। अनिल जी, आपने अगर तस्वीरें देखी हो, बहुत हिला देने वाली तस्वीरें, ये पता लगेगा फिर। ग्राउंड जीरो से इतनी हिला देने वाली तस्वीरें आई हैं, वही विजुअल्स देख, जगह जगह पत्थर पड़े हुए हैं, सैकड़ों पत्थर। आप विजुअल्स देख रहे हो जी, और ये सवाल उठाते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे गाड़ियों को फूंक देते हैं। किसी ने मास्टरमाइंड किया। अच्छा अनिल विज साहब, एक सवाल सारा मैंने भी देखा है जो आप दिखा रहे हो विजुअल्स। जी, एक सवाल और जो तमाम विपक्षी दल भी उठा रहे हैं, दूसरा पक्ष भी इस मामले में उठा रहा है। मोनू मानेसर जो कि नासिर और जुनैद की हत्या का आरोपी है, एक तो वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है, वो अभी भी फरार चल रहा है, लेकिन इस शोभा यात्रा से ठीक पहले एक वीडियो जारी करता है और कहता है कि मैं इस शोभा यात्रा में शामिल होऊंगा। हालांकि वो आया नहीं, ऐसी जानकारी मिल रही है। आपको लग रहा है क्या कि इससे भी माहौल में तनाव और ज्यादा घुला? नहीं, देखिए, इस तथ्य की भी हम कर रहे हैं, वो वहाँ पर तो कहीं नज़र नहीं आया है। अब उसने कहाँ से ये जारी की है और कहाँ से करा है, उसके पीछे पुलिस पहले ही लगी हुई है, और उसको पकड़ने के लिए जो है जयपुर पुलिस ने कई जगह पर रेड भी मारी है, वो अलग विषय है उसका। इसके अनिल जी, लेकिन इस पर राजनीतिक बयानबाजी बहुत ज़्यादा हो रही है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि ये बीजेपी की नफरती सोच का नतीजा है। जो नूह में हिंसा हुई, ये सांप्रदायिक रंग बीजेपी देने की राजनीतिक मैं सभी अपने राजनीतिक मित्रों से कहना चाहता हूं कि ये राजनीति करने का समय नहीं है, ये वहाँ पर शांति बहाल करने का समय है। और आप लोग भी जो आपका वहाँ पर प्रभाव क्षेत्र है, उनको कहिए कि शांति करें। राजनीति करने का जब समय आएगा, आप उठाना सवाल, मैं दूंगा ना जवाब जी, जो जवाब होंगे मैं दूंगा उनको, पर ये समय नहीं है। ये समय शांति करने का है, ये समय लोगों को इकट्ठे मिलकर जैसे वो पहले रहते हैं वैसे रहने के लिए कहने का समय है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने अनिल विज साहब कही कि इस वक्त प्यार और भाईचारा दिखाने का वक्त है और राजनीति करने का वक्त नहीं है। अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दीजिए, इसकी भी सख्त से सख्त जरूरत है, और यही वजह है कि पुलिस की तरफ से यह कहा भी गया है कि अफवाह फैलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल विज साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण बातें हमें बताने के लिए। साफ तौर पर अनिल विज की तरफ से, हरियाणा के गृह मंत्री की तरफ से कहा गया है कि इसके पीछे उन्हें बड़ी साजिश नजर आती है। जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा है
और ये हिंसा की है उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिंसाग्रस्त इलाकों में फिलहाल शांति है, हालात नियंत्रण में नजर आ रहे हैं, ये कहा है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने। और हमारे साथ विवेक शर्मा जुड़े हुए नूह से। सुबह से लगातार विवेक शर्मा हालात बता रहे हैं नूह से, और सोना से भी पुनीत शर्मा हालात बता रहे हैं। लेकिन पहले एक बड़ी खबर और जल्दी से बता दें, हरियाणा हिंसा पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। 2 दिन पहले मोनू मानेसर की दरअसल सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई, और पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों में दोनों तरफ से भड़काऊ पोस्ट डाली जा रही थी। और इसीलिए अनिल विज को जब आपने सुना, वो कह रहे हैं कि इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं एहतियातन। जल्दी से चलते हैं नूह में हालात इस वक्त क्या हैं, और इस वक्त 10:30 बज रहे हैं सुबह के। नूह में इस वक्त क्या सिचुएशन है हमें बताएंगे विवेक शर्मा। विवेक का तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए कि क्या कुछ एक्शन हो रहा है। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नूह चौक पर, और यहाँ की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक रास्ता जो है होटल की तरफ जाता है, ये दूसरा रास्ता अलवर की तरफ जाता है, और तीसरा रास्ता जो है वो ताड़ू की तरफ जाता है। और इसी जगह पर कल हिंसा हुई थी, जमकर यहाँ पे आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया था, और जो यहाँ पे पुलिस बूथ था उसको भी आग के हवाले कर दिया गया था। यहाँ पर काफ़ी तादाद में पुलिस बल तैनात तो था, लेकिन काफ़ी भीड़ देखकर वो पीछे हटना पड़ा उनको। इस वक्त पीस कमेटी के सदस्य हमारे साथ मौजूद है, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। जिस तरह से कल हिंसा हुई है, अब तक की क्या मीटिंग हुई है आप लोगों की और क्या बातचीत हुई है? कल हम सब लोग इकट्ठा होकर सबसे पहले तो जो साहिबा हमारी फंस गई थी यहाँ पर, उनको हम निकाल के ले गए। चूँकि मैं वकील हूँ, हमारी जिम्मेदारी है उसको रेस्क्यू करके वहाँ ले गए। पुलिस प्रशासन यहाँ नहीं था। दूसरा, हमने अमन मार्च निकाला, पूरे हिंदू मुसलमान के तमाम गलियों में हम जाकर हाथ जोड़कर हमने कहा कि हम जो है शांति चाहते हैं। और ये चूँकि मेवात का जो इलाका है, भाईचारा अमन के लिए जाना जाता है, साझा संस्कृति है, सदियों से साथ रहते आए हैं। जो कल गलत हुआ है उसकी हम मजम्मत करते हैं, लेकिन आगे कुछ गलत ना हो इसके लिए हमारे पूरे प्रयास और कोशिश हैं। उसी के लिए हम रात भर कल से लगे हुए हैं। पूरा आज भी कोई मीटिंग है आप लोगों की? अभी 11:30 बजे मीटिंग है सेक्रेटेरिएट में, मिनी सचिवालय में, तो वहाँ पर हम अभी जा रहे हैं। हम जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, यहाँ के सब जो धर्मगुरु हैं, तमाम मौजूद लोग हैं, वहाँ बुलाए हैं। इकट्ठा होकर पूरी जिम्मेदारी के साथ मेवात में अमन शांति बहाल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीरें हैं नूह चौक की, और मैं आपको दिखाऊं तस्वीरों में तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो चौराहा है वहाँ पर आपको सिर्फ कांच के टुकड़े जो हैं वो फैले हुए नजर आएंगे। और ये जो पूरी रोड है इस पर पूरी तरह से राख ही राख नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर कई गाड़ियों को आके हवाले किया गया था सुबह, लेकिन अभी भी सड़क जो है वो पूरी काली नजर आ रही है। और इस तरफ की बात करें तो ये जो होटल की तरफ से जाने वाला रास्ता है, यहाँ से जमकर पत्थरबाजी हुई, और साथ ही तावड़ू की तरफ से जो रास्ता जा रहा है वहाँ से गोलीबारी की बात सामने आई थी। तो साफ है कि लगातार जिस तरह से हिंसा हुई उसके चलते कहीं ना कहीं साफ कहा जा रहा है कि पूरी प्लानिंग के साथ इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। और फिलहाल पुलिस का कहना है पूरे मामले की जांच की जा रही है। लगातार सीनियर अधिकारी चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रहे हैं। RAF के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज के अन्य टुकड़ों को भी लगाया गया है। हरियाणा पुलिस के अन्य डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को भी यहाँ पे लगा दिया गया है। ये पूरी तस्वीरें आप देखेंगे, ये नूह का मेन चौक है। ये जो रास्ता ये अलवर की तरफ जाता है, और इस ही मेन चौक पर यह हिंसा हुई थी, और यहाँ से जो गाड़ियाँ होकर गुजर रही थी उनको भी आग के हवाले किया गया था। अगर कुछ ही दूरी की बात की जाए तो विवेक तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त क्या हालात हैं नूह की सड़कों पर। वो बातचीत भी कर रहे हैं, जो पीस कमेटी है वो अब इनिशिएटिव लेते हुए आगे बढ़ रही है और शांति बहाली की कोशिश कर रही है। और आपको बता दें, नूह में हिंसा की शुरुआत नल्हड़ मंदिर के पास से हुई थी। वहीं से TV9 भारतवर्ष संवाददाता विवेक शर्मा की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। शोभा यात्रा के दौरान हरियाणा के नूह में जमकर हिंसा हुई, आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया। जगह जगह पर गोलीबारी हुई, जिसके चलते कई पुलिस वाले घायल हुए। इस वक्त हम ठीक प्राचीन शिव मंदिर के बाहर मौजूद है। नल्हड़ इलाके में ये पड़ता है, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये मुख्य द्वार है मंदिर का। यहाँ से ही शोभा यात्रा की शुरुआत हुई थी। अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि इस मंदिर की खासियत ये है कि ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जब शोभा यात्रा निकल रही थी, यहाँ से कुछ ही दूरी पर पहुँची थी, यानी कि तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास तक पहुँची थी, तभी वहाँ पर हिंसा हुई और आगजनी की वारदातों को अंजाम दिया गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर काफ़ी तादाद में
पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। जगह जगह पर पुलिस के जवान मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्स मौके पर मौजूद है, आरएएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है जो कि सिक्योरिटी के लिहाज से चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मौजूद है और यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग फंसे हुए थे जिनके जूते चप्पल आपको सड़क के ऊपर ये नज़र आएंगे। यहाँ पर जो है अभी भी आपको गवाही देती है चप्पलें नज़र आएंगी कि यहाँ पे लोग किस तरह से भगदड़ मची होगी और उसके बाद लोग डर के मारे वो सामने जो आप गेट देख रहे हैं वहाँ पर जाके कमरों में छुप गए थे। अब हम ठीक मंदिर के अंदर दाखिल होते हैं जहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ये जो परिसर है मंदिर का, यहाँ पर जो लोग थे जो फंसे हुए थे वो यहाँ मौजूद थे और यहाँ पर लोगों ने अपने जो यहाँ पे कमरे थे वहाँ पे शेल्टर लिया था।